हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 12th का सामान्य हिंदी की गद्य गरिमा बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसका चैप्टर 4 प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। बहुत महान साहित्यकार रहे हैं ये अपने समय के प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनका लेख है, बहुत महत्वपूर्ण लेख है, भाषा और आधुनिकता। तो आज हम उनके इन्हीं विचारों से आप सबको अवगत कराएंगे कि भाषा और आधुनिकता में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। नया चैप्टर, नए विचार, नया तरीका, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कुछ भाषा की समस्याओं पर विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, परंतु भाषा और आधुनिकता पर विशेष रूप से कुछ नहीं लिखा गया। भाषा की समस्याओं पर लिखा गया, यह भाषा समझ में नहीं आती है, यह भाषा कठिन है, इस भाषा में पढ़ना बहुत मुश्किल है, इस भाषा में साहित्य उपलब्ध नहीं है, इस भाषा में अच्छी भाषा, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं हो पाता है, तो हम इसमें अध्ययन नहीं कर पाते। इस प्रकार बहुत सी समस्याएं भाषाओं के बारे में बताई गई। अनेक लेखकों ने अनेक बातें की और अब तो हमारी भारत सरकार ने भी अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में अध्ययन करने की सुविधा प्रदान की है और ये परमिशन दे दी है, ये आज्ञा दे दी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर सकता है। तो विद्वान लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये तो सही बात है, और लेखक बार बार यही बात कहते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। उसमें शब्दों का प्रयोग, नए भाव, नए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, जितना इनका प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा में रोचकता आएगी और भाषा में रोचकता आने से भाषा नवीन बनी रहेगी, भाषा में प्रवाह बना रहेगा और भाषा आधुनिक बनी रहेगी। इन सब का प्रयोग ही भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। विद्वान लेखक का मत है कि वैज्ञानिक शब्दावली को ज्यों का त्यों ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि जो विज्ञान के शब्द होते उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उन टर्म्स को हम वैसे का वैसे प्रयोग कर सकते हैं। यही जी सुंदर रेड्डी जी का भी मत है कि हम उनको वैसे का वैसे प्रयोग कर सकते हैं। भाषा को अपनी नित्य नूतनता की प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी, तभी व्यक्ति और समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। जिसकी भाषा बलवान है, जिसकी भाषा बलवती है, जिसकी भाषा समृद्ध है, जिसकी भाषा का साहित्य समृद्ध है, वही भाषाभाषी, वही देश आगे उन्नति कर सकता है और उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है। और भाषा को अपनी नित्य नूतनता की प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी, तभी देश का, तभी समाज का, तभी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा। व्यावहारिकता की दृष्टि से प्रोफेसर रेड्डी का यह सुझाव विचारणीय है। बहुत इम्पोर्टेंट विषय लेके, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपने अपना लेख लिखा है कि भाषा और आधुनिकता, भाषा को आधुनिक कैसे बनाया जाए, भाषा सरल कैसे बने, भाषा में नए नए प्रयोगों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए जिससे भाषा में रुचि भी रहे, भाषा प्रवाहमयी भी बनी रहे। तो देखते हैं आगे कि रेड्डी जी ने क्या कहा। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है, तभी वो मनोरंजक होगी जब उसमें नवीनता आएगी। अगर नवीनता नहीं आएगी तो क्या पुराने सड़े गले चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे? नहीं। लेखक का भी यही मत है कि इसी प्रकार भाषा में भी पुरानी चीज़ों को हटाकर नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ ने कहा होगा। माघ कौन है? संस्कृत के महाकवि, संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं माघ। माघ ने क्या कहा? क्षणे क्षणे यत नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, कि क्षण क्षण में जो हमें नवीनता प्राप्त होती है वही रमणीयता का रूप है, वही सुंदरता का रूप है। पल पल में हम सुंदरता ढूंढ सकते हैं, पल पल में हम सुंदरता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हर पल हमारी सोच नवीन होगी और हम उस नवीनता के साथ नवीन भाषा का सृजन करते रहेंगे और हमें नवीनता, रमणीयता हमें प्राप्त होगी। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित का मतलब
एक दूसरे पर आश्रित। रमणीयता और नित्य नूतनता। रमणीयता आकर्षक, आकर्षण सुंदरता, और नित्य नूतनता नवीनता, नए नए नयापन, ये एक दूसरे पर आश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। जब नई नई नवीनता होती है तो वो किसी भी सर्जक की, सर्जक कौन, बनाने वाला, लिखने वाला, वो सर्जक हुआ, तो उसकी मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। उसकी अपनी ओरिजिनल उपलब्धि क्या है, वो ये बात बताती है, इस बात को बताती है कि वो कितने गहरे पानी में है। ये कहना ये चाहते हैं कि जो लिखने वाला है वो कितने गहरे पानी में, कितना जानता है, कितनी उसकी बुद्धि है, कितने उसके विचार हैं, कितना उसका अनुभव है, उन सब का वर्णन ये हमें बता सकता है। और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। अगर नवीनता नहीं है, अगर मौलिकता नहीं है, अगर रमणीयता नहीं है, मनोरंजन नहीं है उसमें, आकर्षण नहीं है उसमें, तो वो चीज़ जनता और समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता। यही मैंने अभी पिछले समय बताया कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं, सड़ी गली चीज़ों से मतलब पुरानी कहावतें, पुरानी बातें, पुराने सिद्धांत, पुराने नियम, जो बातें आजकल रेलिवेंट नहीं है, आजकल के समाज में वो सिद्ध नहीं होते हैं, उन चीज़ों को लेके हम आगे बढ़ते रहें, उन परंपराओं को लेके हम आगे बढ़ें और जिए, ये कोई उचित व्यवहार नहीं है। तो जो ऐसी सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। बहुत ऊंची बात कही है यहाँ लेखक ने कि जनता और समाज को वो जनता जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। अगर आप पुरानी भाषा के, पुराने शब्दों का, पुराने तरीकों का प्रयोग करते रहेंगे तो वो भाषा भी समाज को आगे नहीं ले जाएगी। और जो पुरानी रीतियों, पुरानी शैलियों का प्रयोग करते रहेंगे तो क्या हमारे समाज में तो ऐसा होता है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, ये परंपरा ऐसी है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, ये रूढ़िवादिता है। तो इस रूढ़िवादिता को जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते। यही बात लेखक बार बार कह रहे हैं। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों को प्रकट करने का। अगर दो बिना बोले हुए मौन साधक आमने सामने खड़े हो जाए तो वो क्या कहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका ज्ञान कितना है, कुछ भी आप पता नहीं कर सकते। लेकिन युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है भाषा। जब तक हम एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपनी बात उन्हें बताएंगे नहीं, व्यक्त नहीं करेंगे, वो अपनी बात व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये एक सशक्त माध्यम है और वे ऐसी सशक्तता तभी अर्जित कर सकते हैं जब वे अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। फिर वही बात लेखक ने कही कि इसमें अच्छे मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। क्या है, एक ही बात मान ली जाती है कि भाषा जो है समाज की बातों को के प्रकटीकरण के लिए एक वो है, माध्यम है, सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, बताई गई है चेतना में, और उसके अतिरिक्त उसकी कोई ज़रूरत नहीं सोची जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। क्या कह रहे हैं कि इस उपयोगिता की सार्थकता, क्या कि अपनी बातों को कहने की सार्थकता, ये समसामयिक समय के अनुसार, जैसा समय है, जैसा काल है, उस समय के अनुसार सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। परिहार करना, दूर कर देना, दुरूहता, कठिनता।
कठिनाई या कठिनता, परिहार, दूर करना या सुधार करना। तो इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त अनेक प्रकार की संश्लिष्टताओं की दूरता। संश्लिष्टता क्या? जो वहां पर प्रचलित मान्यताएं हैं, जो वहां पर सब एक दूसरे में लिपटी हुई हैं, उनकी दुरूहता का, उनकी कठिनाइयों का को दूर करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब दूसरी संस्कृतियां आ जाती हैं और उसका प्रभाव आ जाता है, अन्य जातियों का जब वहाँ पर समावेश हो जाता है, आगमन हो जाता है, तब उससे नए भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि मुगलों के आने से उर्दू शब्दों का प्रयोग हो गया, जैसे अंग्रेज़ों के आने से अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में हो गया। हमने बहुत से ऐसे शब्द ले लिए अपनी भाषा में जो अंग्रेज़ी के हैं और उनके हिंदी अर्थों की हमें आवश्यकता भी नहीं है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से नए हो गया ये, और उनके और इन नए शब्दों का प्रयोग होता है, और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में ना प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात अभी मैंने समझाई कि उन शब्दों को हम वैसी का वैसी ले लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, तो उन्हें भी अपनी, यही भाषा की आधुनिकता होती है। अगर हम दूसरे कल्चर के लोगों को, दूसरी संस्कृति के लोगों को अपनी भाषा में ले लेते हैं, अपनी भाषा में उनके शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो ये भाषा की आधुनिकता है। ये भाषा में बुराई नहीं है, इसको हम भाषा की बुराई नहीं कह सकते, बल्कि ये भाषा में आधुनिकता ही है, ऐसा लेखक का मत है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। नवीनता को हमेशा ग्रहण करती रहती है, नई नई चीज़ें उसमें आती रहती हैं, बोलने वाले नए नए शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार उन शब्दों का हम आकलन करते हैं और उन्हें अपनी भाषा में स्वीकृत कर लेते हैं, उन्हें अपनी भाषा में मान लेते हैं और उसे साहित्य में हम प्रयोग करने लगते हैं, और यही हमारी भाषा की आधुनिकता है, ऐसा लेखक का मत है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, वो तो है ही, भाषा हमारी संस्कृति का अटूट अंग है। क्यों? क्योंकि भाषा के बिना संस्कृति जीवित रह ही नहीं सकती। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। भाषा, वैज्ञानिक भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हमें वैसी का वैसी ले लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त ऐसे शब्द नहीं होते हैं जिनका हम अपनी भाषा में प्रयोग कर सकें। तो जो नए नए प्रयोग, वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं, उनको शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के हमारे पास पर्याप्त शब्द नहीं है, तो हम उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अगर हमें उन्हें अपनी भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करना है तो इसके लिए हमें बहुत खोज करनी पड़ेगी, बहुत अनुसंधान करना पड़ेगा, नई भाव योजनाओं को लाना पड़ेगा, नए नए प्रयोगों को लाना पड़ेगा, तब शायद हम उसमें कुछ थोड़ा सा सफल हो पाएं, अन्यथा सफल होना बहुत मुश्किल है। यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध, पर ये परिवर्तन हो कैसे? अब प्रश्न ये है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे हो, कौन करे, कौन इतनी खोज करेगा, कौन नए शब्द ढूंढेगा, कौन नए शब्दों का निर्माण करेगा और कौन उसको आगे बढ़ाएगा? तो ये यत्न साध्य है, या तो परिश्रम करो, प्रयत्न करो,
उससे संभव है, या फिर सहज सिद्ध, या वो अपने आप ही हमें मिल जाएंगे और हम उनको मान लेंगे। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है, वो कहते हैं यत्न साध्य प्रयत्न साध्य कैसे होगा कि हमें कोई समूह ऐसा मिले, कोई विद्वानों का ऐसा लोग मिले जो इस तरफ कार्य करें और ऐसे नए नए शब्दों को ढूंढें, बनाएं और उनका प्रयोग करें। और सहसित से आशय ये है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। सहज सिद्ध है, अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, शब्द अपने आप आ जाते हैं दिमाग में और अपने आप हम उन्हें यूज कर लेते हैं, तो प्रयत्न विशेष की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं शती में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शती में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। अंग्रेजी भाषा में बहुत से शब्द आ गए, जापानी भाषा में बहुत से शब्द आ गए, क्योंकि वहाँ पर वो कल्चर आ गई, वहाँ पर वहाँ के लोग आ गए, वो संस्कृति आ गई, तो वो भाषा उनकी भाषा में, वो शब्द कुछ शब्द उनकी भाषा में ले लिए गए। शब्द निर्माण और अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति को रुख में ध्यान में रखकर अब ये एक खास बात बताई, हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण और अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही, बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए, हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। कब स्वीकार कर सकते हैं हम दूसरे शब्दों को? कि हमारी भाषा की आत्मा आहत ना हो जाए, हमारी भाषा की आत्मा बिगड़ ना जाए। हमारा जो एक सिस्टम है, एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आंच नहीं आनी चाहिए, तभी हम दूसरी भाषा को ले सकते हैं, उनके शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अपने देश की अपनी भाषा की चिंता तो है ही, दूसरे देशों की भी चिंता कर रहे हैं, अफ्रीका की और एशिया की, ऐसे शब्द वो पिछड़े हुए देश जहाँ की भाषाओं में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर परिवर्तन की बहुत ज़रूरत है, सत्वर परिवर्तन। वहाँ पर ऐसा जो है परिवर्तन सत्वर होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए। सत्वर का मतलब तेजी से, शीघ्र। भाषा की साधारण इकाई शब्द है वो तो। शब्द, भाषा कैसे बनती है? शब्दों को मिलाकर भाषा बनती है, तो शब्द क्या हुए? भाषा की इकाई हुए। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकता। अगर शब्द नहीं है तो भाषा कैसे बनेगी? और शब्द अगर सुचारू रूप से वो नहीं किए गए, सेट नहीं किए गए, उनका नियोजन नहीं किया गया, तो वो भाषा, वो वाक्य बन ही नहीं सकते। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, अगर विकास होता है तो शब्दों के स्तर पर ही विकास होता है। शब्दों का विकास होगा तभी तो भाषा का विकास होगा। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का रोजाना, दैनंदिन रोजाना सामाजिक व्यवहारों में ऐसी कई अनेक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, नए शब्द बन जाते हैं, बोलते बोलते किसी ने कोई शब्द बना दिया और उसे भाषा में ले लिया। कैसे ही अंग्रेजी के शब्द, अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द हमारी भाषा में आकर बैठ गए हैं और वो हट नहीं सकते। उनका प्रचलन इतना अधिक हो गया है, हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे
अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। लेकिन साहित्यिक दायरे में, जहाँ साहित्यिक रचनाएं की जाती हैं, बोलचाल की भाषा में आप प्रयोग कर लो, लेकिन साहित्यिक दायरे में उनका ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ भी ये लेखक ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आप ऐसे शब्दों को लेते हो तो यदि ग्रहण करना भी पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। दो बातें कही ना, प्रयत्न साध्य और सहज साध्य। तो ये प्रयत्न साध्य हो गया कि वैसे तो हम बोलचाल की भाषा में बहुत से अंग्रेजी शब्दों का, अरबी शब्दों का, उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इन शब्दों का प्रयोग कर लिया। लेकिन जब साहित्यिक रचना होती है, जब साहित्य की बात आती है, तो अगर हम किसी शब्द को ले रहे हैं दूसरी भाषा से, तो उसकी मूल प्रकृति अपनी भाषा के अनुरूप जब तक नहीं होगी तब तक हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, और ये प्रयत्न से संभव होगा। इसीलिए अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता है। ये क्या हुआ? प्रयत्न साध्य। और एक प्रश्न यह है कि कौन ही इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन ऐसे शब्दों को बनाएगा? कौन ऐसे शब्दों का सुधार करेगा? कौन ऐसे शब्दों को भाषा में लाएगा? हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। सिर्फ हम ही नहीं, बोलचाल के लोग ही नहीं, आपस में बात करने वाली साधारण जनता ही नहीं, बल्कि भारत सरकार, यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में, कब? सन 1950 में शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। ऐसे ऐसे शब्द बना दिए उन्होंने जिनका मतलब ही बहुत मुश्किल से समझ में आता है। शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से कार्य करने वाली संस्था, ऐच्छिक, अपनी इच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। दो हमारे साहित्यकार, राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर ने, पता है, आग और पानी लिखा था, नॉवेल, उपन्यास लिखा आग और पानी। और राहुल सांकृत्यायन के तो इतने साहित्यिक लेख हैं, एक से एक सुंदर निबंध आपने लिखे हैं। दोनों साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने इस काम को सबसे पहले अपने आप अपनी मर्जी से अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, कि बहुत कार्य करना है, इसमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो जो कार्य अब तक हुआ सरकार ने किया। किस ने किया? सरकार ने किया, और प्रयत्न साध्य लोगों ने किया, और ये राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर ने किया, ऐच्छिक संस्थाओं ने किया। लेकिन फिर भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। थोड़ा थोड़ा कार्य हुआ, जैसे कार्य का बचपना, हम कहते कार्य अभी अपनी युवावस्था पर भी नहीं पहुंच पाया, तो ये कार्य अपनी शैशवावस्था से गुजरकर आगे नहीं बढ़ सका। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं।
प्रथम वह वर्ग जो अपने शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, नहीं मानेंगे, पुराने दूसरी भाषाओं के शब्दों को नहीं लेंगे, मना करेंगे, उसमें 10 दोष निकालेंगे। तो इस प्रकार वो लोग साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत, यथावत का मतलब वैसे का वैसे ही, वैसे का वैसा ही ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। एक तो वो हैं जो कि इसको लाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं कि दृष्टि के कारण, साहित्यिक दृष्टि, बहुत ज्ञान है उन्हें, तो वो ऐसे शब्दों को अपने यहाँ नहीं लाना चाहते। दूसरे वे लोग हैं जो अपने विषय में तो पारंगत है, लेकिन उन्हें साहित्यिक और भाषा की वैज्ञानिकता पर अच्छा ज्ञान नहीं है, बहुत सुदृढ़ ज्ञान नहीं है, भाषा की वैज्ञानिकता पर, भाषा के शब्दों के प्रयोग पर, उनके बनाने पर, उनके सृजन पर, उन पर उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहते हैं, जबरदस्ती उनको अपनी भाषा में लाना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार के दो वर्ग जो अवरोध डालते हैं, जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, इस कारण हमारा कार्य, हमारे साहित्य में अन्य शब्दों का आना, उनका शुद्धिकरण, ये नहीं हो पाया और ये अपनी शैशवावस्था में ही आज तक पड़ा हुआ है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। मैंने बताया ना अभी कि सरकार ने हर जगह अपने अपने आयोग बना दिए, अपनी अपनी भाषा के लिए अध्ययन करने के लिए अपना आयोग बना दिया, और उसी में उन पुस्तकों का प्रचलन है, उनका प्रकाशन है और उनको पढ़ा जा रहा है। तो आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने, मतलब स्टेट की सरकारों ने, अपनी स्टेट की सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में, हर एक ने जो उसकी भाषा है, जो केरल की भाषा है, जो पंजाब की भाषा है, जो उत्तर प्रदेश की भाषा है, इस तरह हर जगह के लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना कर दी है। हालांकि वो समझ में आए या ना आए, वो उन लोगों के लिए लाभप्रद हो या ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपर्युक्त उन बाधिक तत्वों से हटकर अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे। कौन से 2 बाधक तत्व हैं? अभी हमने देखा था कि वो 2 बाधक तत्व हैं। एक तो वो जो पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है, और दूसरा वो जो मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। तो इन दोनों को वो हटाकर अपनी भाषाओं में ग्रहण करेंगे। खास तौर पर 2 तरह के होते हैं। क्या 2 तरह के होते हैं? आयोग उपर्युक्त उन बाधिक तत्वों से हटकर अपना काम करेंगे। विदेशी शब्द जिन्हें अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर 2 तरह के होते हैं, वस्तुसूचक और भावसूचक। इंपॉर्टेंट, वस्तुसूचक और भावसूचक, ऐसे शब्दों को प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, ये तो सही बात है। आविष्कार कौन करता है? विज्ञान। विज्ञान में ही तो अनेक आविष्कार होते हैं। जब कभी नया आविष्कार होता है तो विज्ञान तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण, उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, उसे नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्राय अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। विज्ञान में जो भी आविष्कार हुआ, उस आविष्कार को वैसे का वैसे ही उन्होंने अपनी भाषा में प्रयुक्त कर लिया, क्योंकि उसे आप चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत आ जाएगी। अरे भाई, कैसे पता लगेगा कि किसकी बात की जा रही है? सब अपनी अपनी भाषा में अगर उसे बोलने लगेंगे तो कोई उसे कुछ समझेगा, कोई कुछ समझेगा, और इस तरह वो बात बिगड़ जाएगी। वो आविष्कार नहीं रह जाएगा और उसका नाम वास्तव में नहीं समझ में आएगा, इसलिए उसके नाम को परिवर्तित नहीं किया जाता है।
जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक इत्यादि। प्राय सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद है, सीढ़ी। सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़ते हैं। अब औद्योगिक क्रांति आदि ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। सबको मालूम है, अब तो साइंस ने कितनी चीज़ें बना दी हैं। देखिए, जैसे लिफ्ट है, एलिवेटर है, एस्केलेटर है इत्यादि। लेकिन हम इनके नाम नहीं बदल सकते हैं। भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं ही नहीं, क्योंकि पहले ये सब थे ही नहीं, आविष्कार ही नहीं हुए थे। तो भारत की भाषा में, भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में इनके शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता था। तो वो निर्माण कैसे हो जाता शब्दों का। इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर एस्केलेटर इंग्लिश में यूज़ हो रहा है तो उसको हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग करना चाहिए। अगर लिफ्ट को प्रयोग किया जा रहा है तो उसको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी लिफ्ट ही कहना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है और कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया और अंग्रेजी से रूसी भाषा ने ऐसे अंग्रेजी से बहुत से शब्द ले लिए और अब अंग्रेजी ने ऐसे ही शब्दों को अपने यहाँ आत्मसात कर लिया। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू और स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। हर शब्द के अपने शेड होते हैं। कोई जो परफेक्ट शब्द है अपनी भाषा का, उस शब्द को 100% सही अर्थ में बताना ही उस भाषा की सशक्तता होती है। वह भाषा सशक्त होती है। और कभी कभी उनके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उन पर्यायवाची में भी वो सारे शेड नहीं आते उस शब्द के जो ओरिजिनल शब्द में होते हैं। जैसे आपने कहा स्त्री, महिला, ठीक है, स्त्री अपने आप में पूर्ण शब्द है, महिला अपने आप में पूर्ण शब्द है। लेकिन अगर आप कहेंगे वनिता, तो उसमें कुछ चीज़ें हट गई, उसमें कुछ भाव हट गए, कुछ शेड शब्द के हट गए। वनिता का मतलब वो घूमने वाली, वो चीज़ स्त्री और महिला में नहीं आ रही लेकिन इसमें आती है। तो इस तरह हर शब्द के अपने अपने स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। जैसे उष्ण एक भाव है, उष्ण का मतलब गर्म, और जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप, इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत होते हैं वे ही कालांतर में मामूली बनकर सर्वप्रचलित हो जाते हैं। नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रकृति में यह नहीं भूलना चाहिए, उस प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। भाषा का कार्य क्या है? भाषा का कार्य है सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से अपने भावों को अभिव्यक्त करना, यही भाषा का मुख्य कार्य है, यही भाषा का मुख्य भाव है। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगी। चिरकाल का मतलब बहुत समय तक, बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में भी यह याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा और सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अब नए शब्दों के लाने की तो बात करते हैं अपने भाषा में, लेकिन उनमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? उनमें नए शब्दों के निर्माण में ये बात सोचनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा और सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें।
अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भावदासता की निशानी है। अंग्रेजी कैसी भाषा है? शासकों की भाषा। वो हमारे देश में आए, हमारे ऊपर शासन किया और उन्होंने उसमें ऑर्डर, आज्ञात्मक रूप में अपनी भाषा का प्रचलन किया। तो उनकी भाषा कैसी हो गई? शासकों की भाषा। और भावदासता की निशानी, भावदासता मतलब कि हमारे अंदर दासता, उसको स्वीकार करना, उनकी गुलामी करना, ये भाव हमारे अंदर आ गए। तो इस प्रकार ये दोनों भाव अंग्रेजी भाषा में देखे जाते हैं। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान किसका होगा? हमारा, हमारी भाषा का, हमारी हिंदी का, अंग्रेज़ों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हिंदी वाले त्यागना आरंभ करें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एक बनावटी भाषा बन जाएगी। इतने अधिक उर्दू के शब्द हमने अडॉप्ट कर लिए हैं, इतने अधिक उर्दू के शब्द हमने अपनी भाषा में ले लिए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। और अगर हम उन्हें निकाल देंगे तो हिंदी भाषा सार्थक भाषा नहीं रह जाएगी, हिंदी भाषा बनावटी भाषा हो जाएगी। यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की और आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। मतलब कि ये अगर नवीनीकरण कुछ पंडित और कुछ आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे, अगर वो ये सोचते रहे कि ये शब्द ना बनाओ, ये शब्द ना लिखो, ये शब्द ना लो, ऐसा ले लो, ऐसा ना लो, अगर यही करते रहे तो भाषा की को गतिशीलता मिलेगी नहीं, भाषा प्रवाहमयी बनेगी नहीं। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। जो जनता बोलती है, जो भाषा प्रयोग में आती है, तो भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से और जनता से। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं। प्रेषण, अपनी बात को कहना, संबोधन करना, अपनी बात भेजना, दृश्य श्रव्य विधान, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि। हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्राय नहीं के बराबर है। वैज्ञानिक कथा साहित्य क्या आविष्कार हो रहे हैं, क्या हुए हैं, उन्हें हिंदी भाषा में, अपनी भाषा में कहना वो नहीं के बराबर है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति और असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। कोई भी नई बात करूँ तो उसकी सफलता किस पे? जनता की सम्मति और असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। जनता उसे स्वीकार करती है या नहीं। आप देखो, सरकार भी नियम बनाती है तो देखती है कि जनता स्वीकार करती है कि नहीं, वरना वहीं पर सदन में उसको कैंसिल कर देना पड़ता है। तो जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय और सरकार का होना चाहिए। जनता में ये चेतना तो जागृत हो कि क्या सही है और क्या गलत है, ये पहचानने की शक्ति तो आए, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य तो हो कि वो ये पहचान पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जनता में इस चेतना को उजागर करने का दायित्व किसका है? उत्तरदायित्व किसका है? शिक्षित समुदाय और सरकार का होना चाहिए। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्व का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। अब एक तीसरी नई बात बताई इन्होंने, भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वर का मानकीकरण, स्टैंडर्ड, मानक, उसके मानक निर्धारण करना इस मानकीकरण कहलाता है। और उसके लिपि संबंधी सुधार, भाषा में लिपि सुधार का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वर्तनी की मिस्टेक ना हो, इसका भी सुधार होना चाहिए। तो मानकीकरण के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में, नए शब्द, फिर वहीं अपनी बात पर आ गए वापस, नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। भाषा में आधुनिकता कैसे लाएंगे? जब उसमें नए शब्द होंगे, नए मुहावरे होंगे, नई रीतियाँ होंगी, तो ऐसी व्यावहारिकता प्रदान करने वाली भाषा को आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में, केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप
नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को और नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। भाषा का विकास खाली यही थोड़ी है कि नई नई बातें उसमें ले आए, आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को बना दिया तो ये आधुनिकता हो गई, ये नए शब्द आ गए, नई भाषा बन गई। नहीं, जब तक उस भाषा में व्यवहारिकता नहीं आएगी, वो बोलचाल की भाषा नहीं बनेगी, तब तक उसमें व्यवहार में नहीं लाना, तब तक वो आधुनिकता नहीं हो सकती, क्योंकि व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। खास बात पूछा जा सकता है आपसे कि व्यावहारिकता क्या है? व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्यावहारिकता बोलचाल की भाषा, व्यवहार में लाने की भाषा। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों तक और शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अशिक्षित व्यक्तियों तक के सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। इस तरह हम अपनी भाषा को अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयुक्त कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। आधुनिकता कैसे आएगी? जब हम अपने जीवन की हर घटना में उस भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, तब उसमें आधुनिकता आ जाएगी, क्योंकि उसमें प्रवाह आ जाएगा, उसमें हम नए शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के महत्वपूर्ण विचार भाषा के ऊपर अभी आपने जाने समझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो उन्होंने कहीं कहीं कठिन शब्दों में, क्लिष्ट शब्दों में, अपनी शैली में, विशेष शैली में उनका प्रयोग किया है, वो सब आपको आसानी से अब समझ में आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। फिर मिलेंगे आपसे। ओके, बाय।